हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आपका हमारे इस अगले वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइल्ड स्टील और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नई बातें और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का रिलेशन डक्टाइल और ब्रिटिल मटेरियल से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए कुछ बेसिक बातें पहले हम लोग माइल्ड स्टील के बारे में जान जाते हैं कि माइल्ड स्टील क्या है। एक डक्टाइल मटेरियल है, हाई डक्टिलिटी होती है उसकी। डक्टाइल मतलब हम लोग बेसिक चीज़ें जानते ही रहिए कि डक्टाइल मतलब जो लार्ज डिफॉर्मेशन शो करे बिफोर फेलियर। ठीक है। वेल्डेबिलिटी अच्छी होती है माइल्ड स्टील की, मतलब आप दो माइल्ड स्टील को अच्छे से जोड़ सकते हैं वेल्डिंग के थ्रू। इक्वल स्ट्रांग होता है टेंशन में और कंप्रेशन में। टेंशन कंप्रेशन में इक्वली स्ट्रांग होता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप इसकी यील्ड स्ट्रेस की बात करें कंप्रेशन में तो 262 MPa और वाई टेंशन में बात करें 250 MPa आती है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो कंक्रीट के बराबर इसकी थर्मल एक्सपेंशन है, इसीलिए इसको रेनफोर्समेंट में इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो कंक्रीट के लगभग बराबर है, 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस टेंशन और कंप्रेशन में सेम होता है, E = 2.1 × 10⁵। लेस कॉस्टली होता है, इजीली रिसाइकल किया जा सकता है और बेसिकली माइल्ड स्टील जो हमारा होता है लो कार्बन स्टील होता है, कार्बन कंटेंट लेस देन 2% होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि माइल्ड स्टील में एक टेंशन टेस्ट होता है जिसका रिजल्ट जो हम लोग को आज देखना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो थोड़ा सा बेसिक सी बात टेंशन टेस्ट के बारे में भी जान जाए कि क्या है। ये एक ग्रेजुअल लोडिंग टेस्ट है। इसमें जो स्पेसिमेन इस्तेमाल हुआ होता है उसका डायमीटर 0.5 इंच होता है और गेज लेंथ जो होती है 2 इंच की होती है। इसको हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रख के खींचते हैं, फिर जिसका रिजल्ट जो होता है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट किया जाता है और वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है। अब पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर इसके एक एक पार्ट्स को देखेंगे। O2A जो है यहाँ पे हमारा स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ठीक है। यहाँ पे आप जैसे जैसे मतलब ये लीनियर पोर्शन एक तरह से कह लीजिए, ये लीनियर है बट A to B नॉन लीनियर। अब यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, लेकिन B पॉइंट जो है हमारा इलास्टिक लिमिट है और यहाँ तक आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कायम रहती है। इस पॉइंट तक अगर आप लोडिंग करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो वापस से जैसे रबड़ को आप फैलाएं और छोड़ दें तो वापस रबड़ अपना शेप ले लेता है, वैसे ही B पॉइंट तक अपना शेप वो वापस से रीगेन कर लेगा। लेकिन आफ्टर B वो पॉसिबल नहीं होगा, उसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। C' और C ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है। ठीक है। तो ये दो यील्ड स्ट्रेस क्यों मिले हमको? ये दो यील्ड स्ट्रेस, इसका रीज़न ही बस मेन पूछता है स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम। ये सब नीचे लिखा है, अभी हम लोग देखेंगे। स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम की वजह से दो यील्ड स्ट्रेस देखने को मिलते हैं। फिर C to D ये हमारा यील्ड प्लेट्यू है। यहाँ पे बिना स्ट्रेस में कोई इंक्रीमेंट हुए स्ट्रेन अच्छा खासा बढ़ता है, स्ट्रेस में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। D to E अब स्ट्रेस भी बढ़ता है और स्ट्रेन भी बढ़ता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और E पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेस मिलता है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होती है। क्यों होती है अभी देखेंगे हम लोग नीचे। E to F अब इसके बाद क्या कहते हैं फेलियर होना शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं नेकिंग जोन। यहाँ पे अब हमारा जो कमज़ोर पोर्शन है मटेरियल में वहाँ से टूटना शुरू होता है, फाइबर टूटना शुरू करते हैं, नेक फॉर्मेशन होता है और फिर वो अल्टीमेट फेलियर हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हर एक पार्ट को देखें। सबसे पहले हमारा O2A था। O2A में मैंने क्या बोला था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है मटेरियल के लिए। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो E लग जाएगा और E क्या है हमारा यंग्स मॉड्यूलस। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन OA का जो स्लोप है वो हमारा यंग्स मॉड्यूलस है। वो स्लोप ऑफ द लाइन OA इज यंग्स मॉड्यूलस। पॉइंट A जो है ये एंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट दिखाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। पॉइंट A तक हमारा क्या कहते हैं हुक्स लॉ वैलिड है, पॉइंट A के बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। पॉइंट B क्या है इलास्टिक लिमिट, हमने अभी ऊपर बात की। पॉइंट B तक अगर हम लोडिंग करेंगे
फिर आफ्टर अनलोडिंग वो अपना शेप रिगेन कर लेगा। लेकिन अगर पॉइंट बी के बियॉन्ड लोडिंग करेंगे तो आफ्टर अनलोडिंग देयर विल बी अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इसीलिए पॉइंट बी जो है हमारा इलास्टिक लिमिट है। सी डैश और सी क्या है? सी डैश है अपर यील्ड लिमिट, सी है लोअर यील्ड लिमिट, जिसको हम लोग एक्चुअल मानते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन क्यों है? ऊपर भी बात हुई थी, स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम अपनी पोजीशन से स्लिप कर जाता है, इसकी वजह से यील्ड लिमिट में फ्लक्चुएशंस आते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट, माइल्ड स्टील के लिए पॉइंट ए बी सी तीनों जो हैं लगभग बहुत क्लोज रहते हैं। अब हमने ग्राफ में तो दूर दूर दिखाया है समझाने के लिए, ग्राफ में दूर दूर दिखाया है, लेकिन माइल्ड स्टील के केस में ये ऐसे कुछ इतना इतना क्लोज होता है कि आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि दोनों सब सेम है, तीनों सेम है। ठीक है, ए बी सी तीनों पॉइंट, ए क्या था? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेस, यील्ड पॉइंट, ये तीनों सेम है इन केस ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, ठीक है। फिर बात आती है रीजन सी डी। रीजन सी डी क्या था? यील्ड प्लेट्यू। इसमें क्या होता था? ये परफेक्टली प्लास्टिक रीजन का शुरुआत होता है, सी पॉइंट के बाद एक परफेक्टली प्लास्टिक रीजन शुरू होता है, जहाँ पे हमारे स्ट्रेस में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेन हमारी बढ़ेगी। ठीक है, आफ्टर सी विदाउट चेंज इन स्ट्रेस स्ट्रेन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल पॉइंट डी। डी पॉइंट तक हमारा स्ट्रेन इंक्रीज होता रहता है और उस पॉइंट तक हमारा स्ट्रेस जो होता है वो यील्ड स्ट्रेस रहता है। ठीक है, तो ये बात होगी पॉइंट रीजन सी डी की, दैट इज यील्ड प्लेट्यू, उसको यील्ड प्लेट्यू बोलते हैं। फिर बात आती है रीजन डीई। रीजन डीई में क्या था? अब स्ट्रेन भी बढ़ना शुरू हुआ, और स्ट्रेन तो बढ़ ही रहा था, स्ट्रेस भी बढ़ना शुरू हुआ। किस पॉइंट तक? ई पॉइंट तक। ठीक है, स्ट्रेस भी बढ़ना शुरू हुआ। क्यों होता है ये? ड्यू टू डिसओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब चेंज होते हैं तो अपने में वो एक दूसरे को रेजिस्टेंस देते हैं। मूवमेंट ऑफ एटम गेट्स रेजिस्टेंस, उसकी वजह से अब रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अब वो एक एटम दूसरे एटम को मूव होने नहीं देगा, डिस्प्लेस होने नहीं देगा, तो मूवमेंट ऑफ एटम गेट्स रेजिस्टेंस विच इंक्रीजेज स्ट्रेंथ। इसीलिए स्ट्रेस इंक्रीज होता है, स्ट्रेन भी इंक्रीज, स्ट्रेन के साथ विथ इंक्रीज इन स्ट्रेन स्ट्रेस इंक्रीज होता है। ठीक है, लीनियर अभी भी नहीं है, लीनियर बस ए तक था, ये याद रखिएगा। कहीं ये मत बोल दीजिएगा कि क्या कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं, बस इंक्रीज हो रहा है विथ स्ट्रेन, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। किस पॉइंट तक? ई पॉइंट तक। तो ई पॉइंट जो है हमारा अल्टीमेट पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। फिर पॉइंट ई के बाद क्या होता है? ई के बाद अब धीमे धीमे फ्रैक्चर शुरू होता है, जो सबसे कमज़ोर पोर्शन होगा मटेरियल का वहाँ से टूटना शुरू होगा। अब जैसे देखिए पहले हमारा मटेरियल कुछ ऐसा था, ठीक है, कुछ खींचा गया, ऐसे हुआ, ठीक है, फिर और खींचा गया, तो और खींचने के बाद जहाँ कमज़ोर पोर्शन था वहाँ से टूटना शुरू हुआ, तो वहाँ पे से टूटना शुरू हुआ तो वहाँ गर्दन टाइप नेकिंग जोन बनता है, नेकिंग रीजन बनना शुरू हुआ, और नेकिंग रीजन बनने की वजह से क्रॉस सेक्शन घटी, और वहाँ क्रॉस सेक्शन घटी तो वहाँ स्ट्रेंथ घटेगा, और अल्टीमेट ये यहीं से फेल हो जाएगा। ठीक है, तो रैपिड डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन होगा, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ विल डिक्रीज एंड लीड्स टू फेलियर एट पॉइंट एफ। तो ये कहाँ नेकिंग जोन बनेगा? वो यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, लेकिन कहाँ बनेगा? तो ये वहाँ बनेगा जहाँ इम्परफेक्शन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। नेकिंग जोन फॉर्म्ड वेयर इम्परफेक्शन इज मैक्सिमम। तो ये हमारा ई टू एफ जो रीजन है वो हमारा नेकिंग रीजन है, वहाँ पे हमारा अब स्ट्रक्चर फेल होना शुरू हो रहा है, स्पेसिमेन फेल होना शुरू हो रहा है। अब पॉइंट एफ पे फेल हो जाता है, इसलिए पॉइंट एफ को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। और फ्रैक्चर पॉइंट पे जो स्ट्रेन है, फ्रैक्चर स्ट्रेन, इट डिपेंड्स अपॉन द कार्बन कंटेंट, कि आपके मटेरियल में कार्बन कितना है। तो माइल्ड स्टील जो कि लो कार्बन स्टील है, उसका फ्रैक्चर स्ट्रेन देखिए इतना है, फिर उससे कम मीडियम में है, और मीडियम से कम हाई कार्बन स्ट्रेन, हाई कार्बन स्टील में है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, हायर द कार्बन कंटेंट, फ्रैक्चर स्ट्रेन कम होते जा रहा है, फ्रैक्चर स्ट्रेन कम होते जा रहा है। एक चीज़ लेकिन बढ़ रही है, क्या? अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट पॉइंट, ई पॉइंट बढ़ रहा है, देखिए ई पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जो इनिशियल पोर्शन ना, इनिशियल पोर्शन सबका सेम है, इसलिए यहाँ पे ये की पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग कि यंग्स मॉड्यूलस इज सेम फॉर ऑल। किसी और रंग से लिख दे रहा हूँ मैं, पर्पल से लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस
इज सेम फॉर ऑल। ठीक है, कार्बन कंटेंट बढ़ाने पे इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो यंग्स मॉड्यूलस सेम है, अल्टीमेट स्ट्रेस बढ़ रहा है और स्ट्रेन एट फ्रैक्चर स्ट्रेन हमारा घट रहा है। ये ध्यान रखना है बस हमको कार्बन कंटेंट बढ़ाने की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ा हमारा, जो माइल्ड स्टील का कर्व था, जो डक्टाइल मटेरियल था एक का, वो धीमे धीमे ब्रिटिल की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो एक ये भी बात रखिएगा याद कि ब्रिटिलनेस कार्बन कंटेंट बढ़ाने पे बढ़ती है और डक्टिलिटी घटती है। ठीक है, तो मतलब हाई कार्बन स्टील एक तरह का ब्रिटिल मटेरियल है और लो माइल्ड स्टील जो है उसके कंपैरिजन में डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, तो अब यहाँ से बात आती है कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटिल मटेरियल के बीच में कुछ कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ आपका वो खत्म हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की मदद से अब हम लोग डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटिल मटेरियल में कुछ कंपैरिजन देखेंगे। जैसे कि हम लोग माइल्ड स्टील में देख सकते थे कि लार्ज प्लास्टिक स्ट्रेन था, प्लास्टिक स्ट्रेन अच्छा खासा था, तो इसीलिए डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें लार्ज प्लास्टिक स्ट्रेन होता है। ब्रिटिल मटेरियल वो होता है जिसमें प्लास्टिक स्ट्रेन कम होता है, बहुत ज़्यादा इलोंगेट या डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये लार्ज प्लास्टिक स्ट्रेन दैट मीन्स शोज लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर के पहले अच्छा खासा डिफॉर्मेशन शो करेगा। ये ऐसा कुछ नहीं है, अल्टीमेट पॉइंट के बाद तुरंत फेल कर जाएगा, आपको डिफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। कंक्रीट क्या है हमारा, कंक्रीट ब्रिटिल मटेरियल है। ठीक है, इल्ड स्ट्रेस इसमें अच्छा खासा डिफाइन हुआ होता है। इसको डिज़ाइन करते हैं हम लोग इल्ड स्ट्रेस के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि हमारा जब इल्ड स्ट्रेस के बाद वाले स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करेंगे तो हमें डिफॉर्मेशन अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग डक्टाइल मटेरियल को इल्ड स्ट्रेस की बेसिस पे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें डिफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है, बात करते हैं ब्रिटिल मटेरियल में। ब्रिटिल मटेरियल को हम लोग डिज़ाइन करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस की बेसिस पे। अल्टीमेट स्ट्रेस क्यों? क्योंकि इसमें इल्ड स्ट्रेस उतना डिफाइन नहीं होता और इसमें अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद फेलियर हो रहा है और तुरंत हम लोग को क्लियर फेलियर देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए अल्टीमेट स्ट्रेस के बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डक्टाइल मटेरियल में कम होती है एज कम्पेयर टू ब्रिटिल मटेरियल। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग इसको इल्ड स्ट्रेस के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, तो इल्ड स्ट्रेस के बाद अगर लोडिंग आ भी गई तो ये डिफॉर्म होगा, फेल नहीं होगा, डिफॉर्म होगा। लेकिन इसको हम लोग ब्रिटिल की बात करें तो अल्टीमेट स्ट्रेस के बेसिस पे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अगर हल्का सा भी बढ़ा तो वो फेल कर जाएगा। तो इसीलिए इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहती है ब्रिटिल में और डक्टाइल में कम होती है। तो ये बेसिक कंपैरिजन भी हो गया हमारा डक्टाइल और ब्रिटिल मटेरियल का ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइल्ड स्टील जो है एक डक्टाइल मटेरियल है, अच्छा खासा इसमें प्लास्टिक स्ट्रेन है, इतना प्लास्टिक स्ट्रेन है। और हाई कार्बन स्टील या बोले तो थोड़ा सा मीडियम कार्बन स्टील भी, लेकिन मेनली हाई कार्बन स्टील आप देख सकते हैं कि केवल इतू सा आपका प्लास्टिक स्ट्रेन है, बाकी तो आपका इलास्टिक स्ट्रेन है, इतना पोर्शन के प्लास्टिक स्ट्रेन है, बाकी इतना आपका पोर्शन इलास्टिक स्ट्रेन है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हाई कार्बन स्टील जो है वो एक ब्रिटिल मटेरियल की तरह है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। ठीक है, अब बात आती है लास्ट कि लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक ही हम लोग को देखना है, वो ये क्या कि हम लोग जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अभी पढ़े ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन होता है। मतलब जो हमने ओरिजिनल डायमेंशन देखी थी 2 इंच लेंथ और 0.5 इंच डाया, उसी के बेसिस पे सारे स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेशन किए गए। लेकिन क्या ये कांस्टेंट है? आप अगर ये वाला फिगर याद करें, हमारा कुछ ऐसे था, फिर थोड़ा सा फैला, फिर और फैला, डायमेंशन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन और लेंथ चेंज करते जा रही है, कीप ऑन चेंजिंग। तो हम लोग जो ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन, ये गलत हो गया। तो इसी से आता है फिर ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये किसके बेसिस पे होता है? एक्चुअल इंस्टेंटेनियस डायमेंशन के बेसिस पे, कि जिस समय पे जो है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप बस कर्व ध्यान रखिए कि जो हमारा ये रेड वाले से है ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू वाला है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने टेंशन का देखा है माइल्ड स्टील का, वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रू की बात करें तो वो कुछ ऐसे जाता है और ये ऐसे इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अल्टीमेट स्ट्रेस इंक्रीजेज
इंक्रीजेज इन केस ऑफ टेंशन। लेकिन कंप्रेशन की बात करें तो अल्टीमेट स्ट्रेस डिक्रीजेज। ये ध्यान रखिएगा ये बात को। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आपको होप करता हूँ आपको समझ में आया हो। अगर ये थोड़ा सा फास्ट हो गया तो प्लीज़ वो भी मुझे बताएंगे कि यार सर आपका थोड़ा सा इस बार फास्ट हो गया है। क्योंकि इस बार मैंने सारी चीज़ें लिख दी पहले से मैं लिखता था तो थोड़ी स्पीड स्लो होती थी, तो मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं जिसकी वजह से थोड़ा फास्ट मैं पढ़ा हूँ। होप करता हूँ आपको समझ में आया हो ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे मोटिवेशन होते हैं। मेरे 500 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्द करवाइए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मेन चीज़ पढ़ते रहिए। अब अगले एग्ज़ाम एसएससी 2026 है, आरआरबी भी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। कुछ लड़कों का डाउट था कि सर किस किताब से पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चंस लाएं। तो देखिए क्वेश्चंस के लिए हम ये भी बोलेंगे कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मत लीजिए, उसका आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए। टेक्स्ट बुक ऐप है, बहुत अच्छा ऐप हमें लगता है, सारे टेस्ट उस पर अवेलेबल हैं। तो उसका ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और फिर उसी से टेस्ट देते रहिए, तो वो प्रीवियस ईयर का रिवीजन हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है, सब है उसमें। और रही बात किताब की, तो किताब में आप ले सकते हैं गुप्ता एंड गुप्ता। उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं लेकिन मोस्टली सही हैं। गुप्ता एंड गुप्ता इज एसएससी के लिए बेस्ट है, एसएससी के लिए बेस्ट है। और एसएससी की प्रीवियस ईयर को लगाइए टेक्स्ट बुक से। तो इन दो काम करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अलग से डालते रहूँगा, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और भी हमारे टीम मेंबर में लोग हैं, उन लोग से भी मैंने कहा है कि वो लोग अपना प्रैक्टिस सेट डालेंगे। इवन गुप्ता के सॉल्यूशन भी हम लोग डालेंगे। तो होप करता हूँ आप लोग उसको देखें और वीडियो आपको पसंद आए। पढ़ते रहिए, मेन मोटिव यही होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।